हेलो बच्चों मैं हूं शैलेंद्र शर्मा। तो बच्चों इलेक्ट्रिसिटी का यह है सेकंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग चार्ज कंसेप्ट, इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में सब पढ़ चुके हैं, राइट। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है हाउ करंट फ्लो इन अ कंडक्टर। बच्चों किसी भी कंडक्टर में कैसे करंट फ्लो करता है, उसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी बात करेंगे, राइट। तो देखो अब हमारे पास जो कंडक्टर है बच्चों, पहले समझो कंडक्टर के पास में बेसिकली बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कौन होता है बच्चों? कंडक्टर के पास में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, यही फ्री इलेक्ट्रॉन रेस्पॉन्सिबल है करंट फ्लो के लिए। कौन? फ्री इलेक्ट्रॉन्स रेस्पॉन्सिबल फॉर करंट फ्लो, राइट बच्चों। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है यही रेस्पॉन्सिबल है करंट फ्लो के लिए। और यही बात इंसुलेटर में बच्चों, इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा नहीं होते हैं, तो वहां पर करंट फ्लो नहीं करता है। अब देखो अभी हमने क्या किया, मान लो एक कंडक्टर ले लिया, ये हमारे पास एक कंडक्टर है बच्चों। ये कंडक्टर उस कंडीशन में है जब यहां पे कोई भी मैंने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड नहीं किया है, मतलब इसमें मैंने कोई भी बैटरी नहीं लगाई है। ये कंडीशन है मेरी फर्स्ट, जब नो बैटरी अप्लाइड है, हमने बैटरी नहीं लगाई है, या फिर नो पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। यहां पर कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाइड नहीं किया है। तब क्या होगा? उस कंडीशन में क्या था, जब यहां कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड नहीं है, उस कंडीशन में इस कंडक्टर के पास में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे। सपोज दैट ये भी फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। गौर करो, लेकिन जब बैटरी हमने अप्लाइड नहीं की है, तो ये सारे के सारे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन सब फ्री इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पर रैंडम मोशन होता है। मतलब जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके मूव करते हैं कैसे? रैंडमली, रैंडमली मूव। मतलब यहां पे सारे के सारे रैंडमली मूव करते हैं। मतलब ये इस तरफ जा रहा होगा, ये इस तरफ आ रहा होगा, तो ये इस तरफ होगा, ये इस तरफ भाग रहा होगा, ये भी इस तरफ भागेगा, फिर ये इस तरफ आ जाएगा। मतलब ये सब रैंडमली मूव करते हैं। उस रैंडमली मूव की वजह से इनके पास में कोई स्पेसिफाइड डायरेक्शंस नहीं होती। मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स सबके सब सेम डायरेक्शन में नहीं फ्लो किए। बच्चों जब तक इलेक्ट्रॉन्स सेम डायरेक्शन में फ्लो नहीं करेंगे तब तक हमें करंट नहीं मिलेगा, तब तक हमें करंट नहीं मिलेगा। तो जरूरी है कि ये सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में मूव करने चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सभी रैंडमली मूव कर रहे हैं। कोई इस तरफ भाग रहा है तो कोई इस तरफ भाग रहा है, कोई इस तरफ भाग रहा है तो कोई इस तरफ भाग रहा है। मतलब यहाँ पे हमें नो करंट, कोई भी करंट नहीं मिला, नहीं मिला, कोई भी करंट फ्लो नहीं हुआ। क्यों हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब रैंडमली मूव कर रहे हैं। बात क्लियर है? एग्जांपल्स के लिए समझो, आप कोई भी चीज ले लो, आप बल्ब ले लो, बल्ब लिया आपने, कोई बैटरी नहीं लगाई, आपने कोई लाइट का स्विच ऑन नहीं किया, बल्ब नहीं जलेगा। क्यों नहीं जला बल्ब? क्या बल्ब के पास कंडक्टर्स नहीं है? कंडक्टर है, बल्ब भी कंडक्टर है, कंडक्टर है उसके पास, क्या उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है? है। लेकिन बच्चों को फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव कर रहे हैं उस समय, तो वहां पर कोई करंट नहीं है। अब हमने जैसे ही, सेकंड सिचुएशन क्या थी, जैसे ही हमने बैटरी लगा दी वहां पे, जैसे हमने बैटरी लगाई है, मतलब बैटरी जैसे अप्लाई की या फिर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया। बैटरी अप्लाई का मतलब वहां पे हमने पोटेंशियल डिफरेंस को दे दिया, पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई किया। जैसे बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, देखो सिचुएशन क्या बनी। ये कंडक्टर था, यहां पे हमने प्लस और यहां पे माइनस, ये एक बैटरी हमने लगा दी, राइट। ये माइनस और ये प्लस, बैटरी लगा दी। अब क्या होगा कि ये वाला जो एंड है पॉजिटिव, तो ये वाला एंड भी पॉजिटिव और ये वाला एंड नेगेटिव। अब यहां पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे बच्चों, यहां पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, अभी तक बैटरी नहीं लगाई थी, उसकी वजह से इनका मोशन रैंडमली था। लेकिन जैसे ही मैंने बैटरी लगाई, इस तरफ प्लस इस तरफ माइनस, ये सबके सब इलेक्ट्रॉन इस तरफ ड्रिफ्ट करने लगे, इस तरफ आने लगे, सबके सब इलेक्ट्रॉन प्लस की तरफ मूव करने लगे। कहां पे? प्लस एंड की तरफ। मतलब अभी जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं बच्चों, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वो मूव करने लगे एक ही डायरेक्शन में, मतलब मूव इन सेम डायरेक्शन, मूव इन सेम डायरेक्शन। अब सबके सब सेम डायरेक्शन में मूव करने लगे, मतलब यहां हमें करंट मिल जाएगा, करंट फ्लो हमें मिल गया। लेकिन ये करंट का डायरेक्शन क्या होगा उसकी बात कर लेते हैं। चलिए नोट कर लो इसको।
चलो जरा बात करते हैं करंट की डायरेक्शन की। अब देखिए हमारे पास कंडक्टर था, जो इस कंडक्टर में मैंने यहां प्लस लगाया, बैटरी लगा दी, और यहां मैंने माइनस लगा दिया। दिस इज नेगेटिव, दिस इज प्लस, बिकॉज दिस इज प्लस, दिस इज नेगेटिव। ठीक ठीक, कितना गंदा हो गया सर। ठीक, क्लियर है? यहां प्लस, जिसमें से ये एंड भी प्लस है, ये एंड भी नेगेटिव। अभी हो क्या रहा था कि यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स थे, फिलेक्ट्रॉन्स थे, वो सबके सब इस तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिए, एक डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर दिए। इसका मतलब बच्चों देखो, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस तरफ मूव कर रहे हैं? बच्चों इलेक्ट्रॉन्स का मूव इस तरफ है, दिस इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। लेकिन जो करंट किस तरफ फ्लो कर रहा है? देखो करंट यहां पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसे जा रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव, मतलब करंट का डायरेक्शन बच्चों ये है। मतलब करंट का डायरेक्शन अगर हम कहें तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। इसको बोलते हैं बच्चों अपन कन्वेंशनल करंट। क्या बोलते हैं? कन्वेंशनल करंट, राइट। कन्वेंशनल करंट मतलब बच्चों इस तरफ जब इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो क्या इस तरफ जो पॉजिटिव चार्ज थे वो इस तरफ नहीं जा रहे हैं, नेगेटिव की तरफ? जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव की तरफ नहीं जा रहे हैं। तो बच्चों कन्वेंशनल करंट जो बेसिकली मिला वो पॉजिटिव की वजह से मिला। किसकी वजह से मिला? पॉजिटिव की वजह से। तो बच्चों फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के जस्ट अपोजिट कौन है? कन्वेंशनल करंट। तो बच्चों इस बात को हम लोग लिख सकते हैं कि द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, जिसको हम लोग नॉर्मली करंट बोलते हैं, द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इज अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन इस तरफ फ्लो कर रहे हैं तो करंट इस तरफ फ्लो कर रहा है, दैट इज कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन, या हम कहें पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन। क्लियर है? नोट करो, हो गया? चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। बच्चों कई सारे क्वेश्चंस इलेक्ट्रिक सर्किट से एग्जाम में आते हैं। इस पर कुछ सर्किट ड्रॉ करने को भी आता है, तो ड्रॉ करने वाले क्वेश्चंस भी हम देखेंगे। लेकिन सबसे फर्स्ट आपकी एक डिफाइन है जो कि एग्जाम में पूछी जाती है मोस्टली, कि व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक सर्किट। तो पहले समझो कि इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते किसको है। तो चलिए बच्चों इलेक्ट्रिक सर्किट को डिफाइन करते हैं। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? द कंप्लीट पाथ थ्रू which an electric current flows। मतलब बच्चों वो कंप्लीटली पाथ जहां से होके इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, राइट। मतलब वो कंप्लीटली पाथ जहां से होके इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, बस उसी पाथ को अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट। जैसे मान लो हमने एक यहां पे एक बल्ब लगा दिया और एक यहां पे बच्चों अमीटर लगा दिया, और यहां एक बैटरी लगा दिया, सेल लगा दिया, और यहां पे एक की लगा दिया, राइट। तो ये देखो अब यहां से जब करंट जाएगा बच्चों, यहां से करंट जाएगा तो ये कंप्लीट पाथ इसको मिल रहा है फ्लो करने के लिए। ये करंट गया और यहां से वापस ऐसे होके वापस आ जाएगा। बात क्लियर है? तो ये जो कंप्लीट पाथ है बच्चों जहां होके करंट गया, इसी पूरे को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। अब बच्चों कुछ बात करते हैं सिंबल्स की। किसकी? कि हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज कौन से सिंबल्स को करते हैं। तो जरा मैं सिंबल्स लिखता हूं, देखो यार बात करते हैं सिंबल्स की। कुछ बेसिक सिंबल है हमारे पास, उनकी बात कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट रेजिस्टर या रेजिस्टेंस बोलो, रेजिस्टर बोलो या रेजिस्टेंस बोलो। बच्चों अभी इसको हम डिफाइन करेंगे, अभी इसके सिंबल की बात कर लेते हैं। तो इसका सिंबल बनाते हैं ऐसे करके, राइट।
दूसरी बात, सेकंड, लाइट बल्ब या इलेक्ट्रिक बल्ब। बच्चों बल्ब का जो सिंबल है वो ये है, दिस इज द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, राइट। थर्ड बच्चों की। अब जो बच्चों की है वो हमारे पास दो हैं, एक है ओपन की और एक होती है क्लोज्ड की। तो बच्चों ओपन की का जो सर्किट है, सिंबल सर्किट, दिस इज ओपन की, राइट। क्लोज्ड की, दिस इज द क्लोज्ड की। बच्चों दोनों बेसिक डिफरेंस क्या है, देखो यहां इस ब्रैकेट में डॉट नहीं है और यहां डॉट है। डॉट को और करना, यहां डॉट रखा हुआ है और यहां डॉट नहीं है। अगर डॉट नहीं है तो ये ओपन सर्किट होगा, अगर डॉट रख दिया तो ये क्लोज सर्किट है, राइट। थर्ड, सॉरी फोर्थ, बात करते हैं बच्चों सेल। सेल का सिंबल सर्किट क्या है, एक बड़ा और एक छोटा एरो बना, मतलब लाइन खींच लो, दिस प्लस दिस माइनस, दिस इज सेल। अगर हम लोग सेल को ही सीरीज में कनेक्ट कर दें, काफी सारे सेल लेके उनको सीरीज में आपस में ऐड कर दें तो वो बन जाएगी बैटरी। बैटरी ये बैटरी बनी। अब देखो यहां पे 1 2 3, मतलब हमने 3 सेल को ऐड कर दिया है, या 4 सेल 5 सेल जितने भी कर लो, ये बन गया हमारा बैटरी। इतना नोट करो, फिर अभी और बात करते हैं। चलिए अभी और सिंबल्स की बात करते हैं, एक दो सिंबल्स और है उनकी भी बात कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट सिंबल है बच्चों अपने पास रियोस्टेट। बेसिकली रियोस्टेट क्या है, रियोस्टेट वेरिएबल रेजिस्टेंस है, वेरिएबल रेजिस्टेंस या रजिस्टर, राइट। इसका जो सिंबल है वो बच्चों ये है, जो हमारा रजिस्टर का सिंबल था उसी में एक लाइन बना के एरो बना। ये किसका सिंबल है, रियोस्टेट का। ये बेसिकली वेरिएबल रेजिस्टेंस देता है, क्लियर। नेक्स्ट दैट इज वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर। नेक्स्ट अमीटर। बच्चों ये जो मैं एरो बना रहा हूं ना, ये सिर्फ रिप्रेजेंट करना है कि हाँ ये वाला सिंबल है, सिंबल ये है, इन एरो का कोई मीन्स नहीं है, हाँ। ये सिंबल जो है वो ये वाले हैं, ये वोल्ट मीटर है, ये आपका अमीटर है, क्लियर हुआ। इतना नोट करो, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। बच्चों देखो एक अच्छा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, क्या है, ड्रॉ अ सिस्टमैटिक डायग्राम ऑफ अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ 3 सेल। बच्चों जो हमें गिवन है, पहले आप उनका एक रफली डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, मतलब रफली सबको लिख लेते हैं कौन कौन गिवन है। तो बच्चों एक 3 सेल की बैटरी गिवन है, तो 3 सेल की बैटरी बनाओ। बैटरी कैसे बनाओगे, सेल का सिंबल आपको पता है, उन सेल के सिंबल को आप सीरीज में कनेक्ट कर दो। तो 3 सेल, ये हमारे पास 3 सेल की बैटरी हो गई, और हर सेल कितने का बच्चों, 2 वोल्ट का। तो ये 2 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है, मतलब ओवरऑल 6 वोल्ट की बैटरी है, ठीक। अब 5 ओम रजिस्टर, बच्चों एक रजिस्टर हमें गिवन है, दैट इज 5 ओम का, एंड 8 ओम रजिस्टर, बच्चों एक और रजिस्टर है, ये भी कितने का है, 8 ओम का, एंड 12 ओम रजिस्टर, एक 12 ओम का भी रजिस्टर है, 12 ओम, एंड अ प्लग की। बच्चों एक की भी हमें गिवन है, दिस इज की। अच्छा जब की बात स्पेसिफाइड ना हो तो आप क्लोज्ड की लोगे, सर्किट बना रहे हैं क्लोज की लोगे, अगर ओपन की स्पेसिफाई करो तो आप ओपन की लोगे। अब डायग्राम में सबको कंक्लूड करते हैं, मतलब सबको इंक्लूड करते हैं। तो बच्चों इंक्लूड कैसे करेंगे, सबके सब कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में, तो आप सबको सीरीज में ऐड कर दो। देखो सबसे फर्स्ट रजिस्टर को ऐड करो सीरीज में, तो बच्चों एक रजिस्टर मैंने यहां लगाया 5 ओम का, इसके बाद इसका सीरीज दूसरा रजिस्टर, इसके बाद तीसरा रजिस्टर। बच्चों 3 रजिस्टर हो गए, ये 5 ओम का, ये 8 ओम का, ये 12 ओम का, क्लियर है। सर्किट बनाना है, अब बच्चों बैटरी लगाते हैं। बैटरी का प्लस इस तरफ होगा, बैटरी लगा दी बच्चों हमने, हो गया बैटरी। अब हमें लगाना की, आप की लगा दीजिए आप,
ये आपका सर्किट डायग्राम, सिस्टमेटिक सर्किट डायग्राम तैयार। हमेशा बैटरी के साथ में ही की लगेगा, आप ऐसे मत करना कि यहाँ नहीं, मतलब बेसिक क्या है सिस्टमेटिक में कि बैटरी के पास में आप की लगाना, राइट। तो ये हमारे पास 6 वोल्ट की बैटरी है जिसमें 2 वोल्ट ईच सेल है, 2 वोल्ट ईच, और एक की लगी हुई है, दिस इज की, दिस इज बैटरी और दिस इज रजिस्टर। क्लियर है? ये आपका सर्किट डायग्राम तैयार है, नोट कर लो। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं ओम्स लॉ की। ओम्स लॉ एक अच्छा टॉपिक है जो कि इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में हर बार आपको क्वेश्चन मिलेगा। चलिए बात करते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ तो देखो, ये ओम्स लॉ जो थे, उन्होंने ओम्स ने क्या बोला, बेसिकली ओम्स लॉ जब दिया उन्होंने क्या बोला, ओम्स ने बोला कि बच्चों अगर हम किसी कंडक्टर में जितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे उतना ही उसमें फ्लो ऑफ करंट होगा। बात को पकड़ पाए? मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि अगर हम किसी कंडक्टर में जितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, मतलब जितना पोटेंशियल डिफरेंस देंगे उतना ही उसमें करंट ज्यादा होगा। नई बात समझ में आई? मान लो एक बात को पकड़ पाए बच्चों मेरी? नहीं पकड़ पाए। मैंने क्या बोला कि मान लो हमारे पास ये कंडक्टर है, ठीक। अब इस कंडक्टर में मैंने एक यहां पर बैटरी लगाई। इस बैटरी के लगाने की वजह से जो इस कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वो इस तरफ फ्लो कर रहे थे इलेक्ट्रॉन्स, इस वजह से करंट इस तरफ हो रहा था, दैट इज कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट इस तरफ हो रहा था। अब बच्चों ये अगर V, जितना मैं V बढ़ाता जाऊंगा उतना ही करंट का फ्लो बढ़ता जाएगा। मतलब इन्होंने क्या बोला कि जितना हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे उतना ही करंट ज्यादा होगा। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, जितना पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे उतना ही करंट बढ़ेगा। इस बात को ऐसे समझो, मान लो ये हमारे पास एक ट्यूब है या एक पाइप है, इसमें कुछ पानी भरा हुआ है। तो बच्चों ये पानी का जो मतलब फ्लो है, पानी का फ्लो ज्यादा कब होगा? बच्चों पानी का फ्लो ज्यादा जब होगा जब इनकी दोनों की हाइट में मैं डिफरेंस कर दूं, मतलब ये हाइट का डिफरेंस और ये हाइट का डिफरेंस। बच्चों इनके बीच की जो हाइट का डिफरेंस है वो ज्यादा, जितना ज्यादा होता जाएगा उतना ही यहां से पानी तेजी से बहता जाएगा। मतलब जितना हाइट ज्यादा उतना ही प्रेशर ज्यादा, पानी का जो फ्लो है वो ज्यादा। तो सिमिलरली जितना पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा लगाओगे उतना ही करंट ज्यादा होगा। बात क्लियर हुई? चलो अब जरा लिखते हैं इसको, क्या था देखो। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला पोटेंशियल डिफरेंस applied across a conductor is directly proportional to flow of current, थ्रू इट। बात क्लियर? लेकिन ये बात कब थी? जब जो हमारी फिजिकल कंडीशंस हैं, टेम्परेचर और प्रेशर, वो कांस्टेंट हो। मतलब ऑल या अदर फिजिकल कंडीशंस remains constant। कौन कौन बच्चों? टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब क्लियर? अब मैथमेटिकली बात करें तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। पोटेंशियल डिफरेंस करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब V, अगर मैं इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाऊं तो हमें कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R इंटू I। अच्छा, R क्या है? कांस्टेंट। तो इसको सिस्टमेटिकली लिखा V इज इक्वल टू I का। दिस इज द ओम्स लॉ। ये है बेसिकली ओम्स लॉ। पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, वहां पे हमने कांस्टेंट लगा दिया R, वेयर R इज कांस्टेंट, उसका नाम क्या है? रेजिस्टेंस। क्या है बच्चों? रेजिस्टेंस। यहां पे V
पोटेंशियल डिफरेंस I करंट। बात कर रही। अच्छा बच्चों यहां इस फॉर्मूले से मतलब ओम्स लॉ से, अगर हम ओम्स लॉ से रेजिस्टेंस को डिफाइन करें तो बच्चों यहां से रेजिस्टेंस क्या आएगा, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V अपॉन I। मतलब इट इज द रेशियो ऑफ, रेजिस्टेंस क्या जाएगा, इट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू करंट। रेजिस्टेंस इज पोटेंशियल डिफरेंस का और करंट का रेशियो है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो अगर क्वेश्चन पेपर में आए कि डिफाइन द रेजिस्टेंस अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ तो क्या लिखोगे, इट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू करंट। मतलब मैं लिख देता हूं रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू करंट is known as resistance। क्लियर है, ये अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस का डेफिनेशन। क्लियर है, नोट करो, हो गया। चलिए अब बात करते हैं बच्चों रेजिस्टेंस की। दैट इज कैपिटल R इज इक्वल टू V अपॉन I। ये अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमने फॉर्मूला बनाया और वहां से रेजिस्टेंस को डिफाइन भी किया। लेकिन बेसिक रेजिस्टेंस है क्या बच्चों, रेजिस्टेंस किसी भी मटेरियल की, किसी भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है जो करंट को फ्लो होने से रोकती है। क्या करती है, जो करंट को फ्लो होने से रोकती है। मतलब रेजिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो बच्चों करंट कम होगा। क्लियरली दिख रहा है यहां से। मतलब रेजिस्टेंस क्या है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सबस्टेंस which opposes the flow of current, which opposes the flow of current। बच्चों ये क्या करता है, करंट के फ्लो को अपोज करता है। मतलब अगर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है तो उसके लिए रोकने के तैयार बैठा हुआ है रेजिस्टेंस, उसको अपोज करेगा, बोला मत फ्लो, उसको अपोज करेगा। बात क्लियर है। अच्छा दूसरी बात, हाँ दूसरी बात क्या है कि बच्चों इसका कारण क्या है, कॉज। इसका कॉज क्या है, देखो कॉज क्या है, कॉज को समझो। मान लो ये हमारे पास कंडक्टर था, इस कंडक्टर में हमने यहां पे एक बैटरी लगाई, एक पोटेंशियल डिफरेंस दिया इसको। जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस दिया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो इस तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिए पॉजिटिव की तरफ। जैसे ही इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ भागना स्टार्ट किए बच्चों, भागते भागते ये एक दूसरे से टकरा गए, भागते भागते ये एक दूसरे से टकरा गए और उन्हीं टकराने की वजह से इन जो इलेक्ट्रॉन्स थे इनकी फ्लो की स्पीड कम हो गई। जैसे इनकी फ्लो की स्पीड कम हुई, करंट का बहना भी कम हो गया। तो बच्चों करंट का बहना किस वजह से कम हुआ, इनके टकराने की वजह से। मतलब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकरा गया, इसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो इसका कारण क्या है, इट इज कोलिजन्स, कोलिजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन to other electron, to other electrons। ये इनका मेन कारण था। इनका क्या है, मेन कारण। बात समझ आई, चलिए नोट करो। अच्छा अब बात करते हैं हम लोग रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी की, कि जो रेजिस्टेंस है वो बेसिकली एक मैटर की प्रॉपर्टी है या किसी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है। तो ये किस किस बातों पर डिपेंड करता है ना। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। तो मुझे इसका जो ऐसा यूनिट है वो देखो, आर का फॉर्मूला क्या था, V अपॉन I। सो इसका ऐसा यूनिट वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर। लेकिन इसी को हम लोग बोलते हैं ओम। इसका एक यूनिट और है दैट इज ओम, और इसको इससे डिनोट करते हैं दैट इज ओमेगा।
इस सिंबल से डिनोट कर रहे हैं। बात क्लियर है? तो बच्चों यहां से हम लोग 1 ओम को भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? देखो R इज इक्वल टू V अपॉन I। अगर हमें यहां से बच्चों 1 ओम को डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करेंगे? इफ V इज इक्वल टू 1 वोल्ट देन करंट फ्लो इज 1 एम्पियर। Current flow is 1 ampere. Then the resistance of that conductor is 1 ohm. देखो अगर हम किसी भी कंडक्टर में 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें तो वहां पर 1 एम्पियर करंट फ्लो होगा। अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो उस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो 1 होगा। इफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड इज 1 वोल्ट देन द करंट फ्लो इज 1 एम्पियर देन द रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर इज 1 ओम। बात क्लियर हुई? चलिए नोट कर लो। हो गया? अब बात करते हैं बच्चों डिपेंडेंसी की। ये जो रेजिस्टेंस है वो बेसिकली प्रॉपर्टी है, तो ये किन किन बातों पर डिपेंड करता है, मतलब फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। कौन से फैक्टर हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। बच्चों ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, इसका मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि यहां से बहुत बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो बच्चों देखो रेजिस्टेंस किस किस बात पर डिपेंड करता है? बेसिकली रेजिस्टेंस 4 बातों पर डिपेंड करता है। पहली बात, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। इस बात का मतलब ये है कि अगर बच्चों हम लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा। जैसे एग्जांपल, अगर बच्चों हमने किसी का रेजिस्टेंस दुगना कर दिया, सॉरी लेंथ किसी की 2 टाइम्स कर दी, तो उसका रेजिस्टेंस भी 2 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा, 2 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। बात क्लियर है? दूसरी बात बच्चों ये डिपेंड करता है, मतलब रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। इस बात का मतलब क्या है बच्चों? अगर हमने किसी का एरिया बढ़ा दिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, तो वहां का रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाएगा। बात क्लियर? तीसरी बात, अच्छा यहां से एक क्वेश्चन और बनता है। क्या क्वेश्चन बनता है कि बच्चों जो हमारे पास थिक वायर होते हैं, जो थिक वायर है, अच्छा थिक वायर है इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका एरिया ज्यादा है। अब एरिया ज्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा। बच्चों अगर रेजिस्टेंस कम है तो वहां पर फ्लो होने वाला करंट कैसा है? ज्यादा है। तो बच्चों थिक वायर में करंट ज्यादा फ्लो होता है एज कंपेयर टू थिन वायर, क्योंकि जो थिन वायर होंगे बच्चों हमें कैसे कंपेयर करना है? थिन वायर से। थिन वायर का एरिया कम एज कंपेयर टू थिक वायर, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा, तो यहां पे जो फ्लो होने वाला करंट है वो कैसा है? कम। दोनों बात में समझ में आ गया बात? तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कुछ थिक वायर में करंट ज्यादा होगा या थिन वायर में, और क्यों? रीजन ये है सामने आपके। तीसरी बात बच्चों ये रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नेचर ऑफ मटेरियल की, मतलब मटेरियल का नेचर कैसा है, नेचर ऑफ मटेरियल। इस नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब क्या बच्चों? इसका मतलब है कि हर मटेरियल का अलग अलग रेजिस्टेंस होगा। दैट मींस डिफरेंट मेटल्स हैव डिफरेंट रेजिस्टेंस। हैव डिफरेंट रेजिस्टेंस। हर मेटल का रेजिस्टेंस अपना अलग है। फोर्थ बात बच्चों चौथी बात है वो है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। बच्चों जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे आपका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, वैसे वैसे आपका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। इस बात का मतलब समझो कैसे कि जो कंडक्टर है बच्चों बेसिकली रेजिस्टेंस किस वजह से आ रहा है? कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो फ्लो करके आपस में टकरा रहे थे, आपस में कोलाइड कर रहे थे, उस वजह से रेजिस्टेंस आ रहा है। अब जैसे हमने इस मटेरियल का बच्चों टेम्परेचर बढ़ा दिया, मतलब किसी के घर में आग लगा दी, तो बच्चों अगर हम किसी के घर में आग लगाएंगे तो वहां पे रहने वाले जो लोग हैं वो तेजी से दौड़ेंगे, और जब वो बहुत तेज दौड़ेंगे तो बच्चों तेजी से टकराएंगे, और जब वो तेजी से टकराएंगे तो वहां का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड फास्ट हो जाएगी,
स्पीड फास्ट होने की वजह से ये आपस में एक दूसरे से तेजी से टकराएंगे, और जब ये आपस में फास्ट टकराएंगे, इनका कोलिजन फास्ट हो जाएगा, तो बच्चों इनका रेजिस्टेंस भी फास्ट हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई? हो गया? तो बच्चों चार फैक्टर हैं, कौन से? R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A, तीसरा नेचर ऑफ मटेरियल, और चौथा टेम्परेचर। जिनमें से ये 1, 2 और ये 3, ये 3 तो आपको मेन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। क्लियर है? चलिए, हो गया ना? सॉरी, नोट हो गया? रफ करें। अब देखो बच्चों, ये जो था कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, अगर मैं इसको यूज करूं और इस इक्वेशन को यूज करूं, तो यहां से जो रेजिस्टेंस है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा L/A के। अगर बच्चों हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएं तो R इज इक्वल्स टू एक कांस्टेंट आएगा रो, L/A, तो दिस सिंबल इज रो। राइट, दिस सिंबल इज रो। तो बच्चों एक रो सिंबल आ गया, और ये जो सिंबल है इट इज कांस्टेंट। ये क्या है? एक कांस्टेंट, क्योंकि हमने प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाया और वहां पे कांस्टेंट लगाया। और बच्चों ये जो कांस्टेंट है इसका नाम है रेजिस्टिविटी। क्या नाम है? रेजिस्टिविटी। और अब बच्चों जो रेजिस्टिविटी है ये केवल डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, एंड टेम्परेचर। बच्चों जो रेजिस्टिविटी है वो दो बातों पर डिपेंड करती है, एक तो आपके नेचर ऑफ मटेरियल पे और एक टेम्परेचर पे। बात करेगा तो रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला और हमें यहां से मिल गया, मोस्ट इंपोर्टेंट, R इज इक्वल्स टू रो L/A। तो यहां से क्लियरली इस फॉर्मूले से, बच्चों इस फॉर्मूले से क्या क्या क्लियर हुआ हमें कि रेजिस्टेंस L पे डिपेंड कर रहा है, A पे डिपेंड कर रहा है, और दूसरा नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड कर रहा है, नेचर ऑफ। इतना क्लियर हुआ? अच्छा, अब बात करते हैं रेजिस्टिविटी की। किसकी बात करते हैं? रेजिस्टिविटी। तो बच्चों रेजिस्टिविटी क्या है? ये भी एक मेथड की प्रॉपर्टी है। तो रेजिस्टिविटी को डिफाइन करें, सो रो इज इक्वल्स टू कितना आएगा बच्चों यहां से? दैट इज RA/L। रेजिस्टिविटी क्या है अगर डिफाइन करें तो, इफ A इज इक्वल्स टू 1 मीटर स्क्वायर एंड L इज इक्वल्स टू 1 मीटर, देन रेजिस्टिविटी इज रेजिस्टेंस। मतलब रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर व्हेन कंडक्टर हैज एरिया 1 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ इज 1 मीटर। बात क्लियर है? तो ये रेजिस्टिविटी हुआ। अच्छा बच्चों अब हम बात करें इसकी एसआई यूनिट की, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो बच्चों इसका यूनिट क्या होगा? अब देखो यहां से R का यूनिट ओम इनटू इट इज मीटर स्क्वायर और इट इज मीटर। कैसे आओ? तो बच्चों इसका यूनिट क्या आ गया? इट इज ओम इनटू मीटर। तो इसका रेजिस्टेंस का जो रेजिस्टिविटी का यूनिट है इट इज ओम इनटू मीटर। क्लियर हुआ? एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी ओम इनटू मीटर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया? चलो अब बात करें आगे, नोट करो इतना। अच्छा बच्चों रेजिस्टिविटी के कुछ स्पेशल पॉइंट्स की बात करते हैं। देखो रेजिस्टिविटी of alloys are much higher than its pure matter. It's a pure matter. इस बात को समझो, मतलब जो अलॉय की रेजिस्टिविटी है, मतलब अलॉय की रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा है अपने प्योर मेटल से, मतलब जिस मेटल का अलॉय हमने बनाया उस अलॉय की जो रेजिस्टिविटी है वो बहुत ज्यादा होगी।
अब रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी, इस बात का क्या मतलब है? देखो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो, इसका मतलब अगर रो ज्यादा है तो R भी ज्यादा होगा। अगर बच्चों रो को हमने ज्यादा किया, इसका मतलब रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो वहां पर फ्लो ऑफ करंट कम होगा। तो जो अलॉयज है बच्चों, अलॉय, अब अगर हम लोग अलॉय लेते हैं, अलॉय के केस में बात करें, अलॉय के केस में इनकी रेजिस्टिविटी ज्यादा है, इसका मतलब इनका रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। अगर बच्चों इनका रेजिस्टेंस ज्यादा है तो इस बात का क्या फर्क होगा? क्योंकि बच्चों ये क्या करेंगे, इट प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ हीट, प्रोड्यूस लॉट ऑफ हीट ऑन पासिंग करंट। उस हीट की वजह से ये तुरंत रेड हॉट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? रेड हॉट। समझो एग्जांपल, जैसे फिलामेंट ऑफ बल्ब की बात करें, फिलामेंट ऑफ बल्ब, बच्चों फिलामेंट ऑफ बल्ब है, उस पर हम लोग मेटल यूज करते हैं, दैट इज टंगस्टन। क्या यूज करते हैं? टंगस्टन। अब बच्चों ये टंगस्टन, इसकी प्रॉपर्टी क्या है? एक तो इसकी ये प्रॉपर्टी है कि इट हैज हाई रेजिस्टिविटी, ये अलॉय है बच्चों। अगर इसकी हाई रेजिस्टिविटी है तो इसका रेजिस्टेंस हाई है, और अगर इसका रेजिस्टेंस हाई है तो ये बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, और जब हीट प्रोड्यूस करेगा तो ये रेड हो जाएगा, और रेड हो जाता है तो बल्ब हमें जलता हुआ दिखाई देता है। बात कर रही तो हाई रेजिस्टिविटी। दूसरी बात, इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट। बच्चों हाई मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है? हाई मेल्टिंग पॉइंट का मतलब ये है कि जैसे ही रेड हुआ तो उतने टेम्परेचर पे ये ब्रेक नहीं होगा, मतलब ये इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होगा। डू नॉट ऑक्सीडाइज इजीली, डू नॉट ऑक्सीडाइज इजीली। बात समझ आई? तो बच्चों फिलामेंट ऑफ बल्ब टंगस्टन मटेरियल का हम लोग बनाते हैं जिसमें हाई रेजिस्टिविटी है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है। इस बात का मतलब ये है कि ये ऑक्सीडाइज इजीली नहीं होगा। बात क्लियर है? इतना हो गया बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं जो एलिमेंट ऑफ हीटिंग डिवाइस होते हैं उनकी, जो कि हमारे गीजर में होते हैं, इलेक्ट्रिक प्रेस में होते हैं, राइट, हीटर में होते हैं, दैट इज एलिमेंट ऑफ हीटिंग डिवाइस। बच्चों एलिमेंट ऑफ हीटिंग डिवाइस भी अलॉय के बनाए जाते हैं। ये भी किसके बनते हैं? मेड अप ऑफ अलॉय। देन प्योर मेटल, देन प्योर मेटल्स, मतलब ये भी अलॉय के बनते हैं, देन प्योर मेटल्स। अब अलॉय के क्यों बनते हैं? मतलब अब बात समझो, अलॉय के क्यों बनती है? क्योंकि एक तो अलॉय की हाई रेजिस्टिविटी है, हाई रेजिस्टिविटी। इस हाई रेजिस्टिविटी से क्या होगा बच्चों? इस हाई रेजिस्टिविटी से इसका रेजिस्टेंस हाई होगा, हाई रेजिस्टेंस। और दूसरी बात, अगर रेजिस्टेंस हाई है, अगर रेजिस्टेंस हाई है तो इट प्रोड्यूस लॉट ऑफ हीट, प्रोड्यूस लॉट ऑफ हीट, जिससे ये तुरंत रेड हॉट हो जाएंगे। बात क्लियर हुई? दूसरी बात, ये तो पहली बात हुई। दूसरी बात क्या है बच्चों? इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब अगर मेल्टिंग पॉइंट हाई है बच्चों, इसका क्या मतलब है? क्योंकि ये ऑक्सीडाइज इजीली नहीं होंगे, डू नॉट ऑक्सीडाइज इजीली। बात क्लियर हुई? और बेसिकली जो हीटिंग डिवाइस है वो हम अलॉय की बनाते हैं, और वहां पे जो अलॉय यूज करते हैं दैट इज नाइक्रोम। कौन सा अलॉय यूज करते हैं? नाइक्रोम। बेसिकली नाइक्रोम के बनते। क्लियर है? चलो